ठीक है ना। तो जो देखो जो मेमोग्राफी है, मेमोग्राफी एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे इमेजिंग है ये, ठीक है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट के इमेजेस लेते हैं और दिस इज़ एन एक्सरे इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। एक ऐसी जो एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल ही लो डोज एक्सरेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट की कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन मतलब ब्रेस्ट को, अगर ये ब्रेस्ट है तो इसमें एक इधर से भी प्लेट करके या फिर इधर एमएलओ में या फिर इधर से भी प्लेट को इसको कंप्रेस करते हैं। इस कंप्रेशन का फ़ायदा क्या हमें क्या होता है कि इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू हम कैन बी इमेज ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू का इमेज ले सकते हैं हम ये। और इससे क्या होता है, लोअर एक्सरे डोज लोअर हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा सा ये ब्रेस्ट है, इसमें एक्सरे डालना ज़्यादा डोज चाहिए होगी, या इसको हम कंप्रेस कर दें 2 प्लेट्स लगा के इसमें, तो इसमें ना इसीलिए हम ये कंप्रेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट होती है अगर हम इस तरह कंप्रेस करें, वरना तो ये हिलता रहेगा और एक्सरे सही नहीं आएगा। अगर इमोबिलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट होगी तो मोशन ब्लर कम हो जाएगी, ठीक है ना, वरना तो मोशन ब्लर भी आ सकता है, ठीक है ना। यू नो इफ़ एक्सरे ज़्यादा स्कैटर हो तो इमेज डिग्रेड हो जाता है। एक बात याद रखें कि एक्सरे देखो इधर स्कैटर हो तो इमेज डिग्रेड होता है। अगर इसको हम कंप्रेस करें, ब्रेस्ट को कंप्रेस करके एक्सरे लें तो इमेज स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, एक्सरे स्कैटर नहीं होगा और इमेज जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, कोई एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है कि कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन क्यों ज़रूरी है मेमोग्राफी में, ठीक है ना। कंप्रेशन की मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है ब्रेस्ट को, इधर से प्लेट इधर से प्लेट, ये सीसी वीव है, क्रेनियो कॉर्डल वीव है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एमएलओ क्या होता है, मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू में हम इस तरह इसको कंप्रेस करके एक्सरे लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो मेमोग्राफी है, it has a role in early detection of the breast carcinoma, ठीक है। और ये डिटेक्ट करता है 75% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स को ये डिटेक्ट करता है एटलीस्ट अ ईयर बिफोर दे कैन बी फेल्ड, यानी 1 साल पहले से ही, यानी कि 1 साल पहले महसूस होने से, पेशेंट को महसूस होने से 1 साल पहले ये मेमोग्राफी डिटेक्ट करती है 75% ऑफ द ट्यूमर्स को, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेमोग्राफी जो है 2 तरह की होती है। अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और क्या डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के बारे में। डेफिनेटली स्क्रीन क्या होता है, कोई भी पेशेंट स्क्रीनिंग उस वक्त की जाती है जब वो एसिम्टोमेटिक होना, डेफिनेटली, ठीक है। तो एसिम्टोमेटिक वूमेन में हम स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं। इससे क्या हो सकता है, अर्ली डिटेक्शन होती है ऑफ स्मॉल ब्रेस्ट कैंसर्स की, और फिर क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकता है पेशेंट का सर्वाइवल रेट, ठीक है ना। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में हम 2 व्यूज़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि हर जो ब्रेस्ट है उसके 2 व्यूज़ लेते हैं। कौन कौन से व्यूज़, सीसी व्यू जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियो कॉर्डल व्यू, और फिर एमएलओ व्यू, मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू इसको हम कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो सीसी व्यू मतलब ये एक वो ब्रेस्ट है, ये दूसरा ब्रेस्ट है। अगर हम प्लेट्स इधर रख के कंप्रेस करें इसको क्रेनियो कॉर्डल, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीसी व्यू बोलते हैं। अगर हम ये ब्रेस्ट है तो यहाँ से कंप्रेस करें इसको, ऐसे यहाँ से कंप्रेस करें, ये देखो मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी डायग्राम में दिखा चुका हूँ, सही है, ठीक है ना। और हर ब्रेस्ट है, फिर इसके भी देखो, इस ब्रेस्ट के भी 2 व्यूज़ लेंगे हम, इस ब्रेस्ट के भी 2 व्यूज़ लेंगे, ठीक है ना। एक सीसी व्यू, एक एमएलओ व्यू, ठीक है। इसके भी एक सीसी व्यू, एक एमएलओ, यानी दोनों ब्रेस्ट को हम अलग अलग इमेज करेंगे, ठीक है। देखो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, ठीक है, ACS जिसको हम बोलते हैं, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, ठीक है। ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, पहले क्या करती थी, बिफोर ये स्क्रीनिंग में मेमोग्राफ्स रिकमेंड करती थी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स के बाद,
जैसे ही, यानी पहले क्या होता था, 40 साल की औरत को हर साल मेमोग्राफी करवानी पड़ती थी पहले, लेकिन अक्टूबर, आपको पता है इसीलिए अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बनाया जाता है। तो अक्टूबर 2015 को ACS के फिर न्यू रिकमेंडेशंस आ गए, ACS के न्यू रिकमेंडेशंस आ गए, और फिर ये जो रिकमेंडेशंस अभी तक चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो न्यू रिकमेंडेशंस क्या हैं? एवरेज वुमन, ऐसी फीमेल जो एवरेज रिस्क पे हो, किसके, ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज रिस्क पे हो, ऐसी फीमेल को स्टार्ट कर देने चाहिए जो मेमोग्राफी एट द एज ऑफ 45। पहले क्या था 40, अब 45, और 45 से लेके 54 ईयर्स तक, ठीक है ना, 55 से लेके 54 ईयर्स तक एंड दे शुड अंडरगो एनुअल मेमोग्राम्स, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें अंडरगो मेमोग्राफी एवरी अदर ईयर आफ्टर दिस, ठीक है। 45 से लेके 54 तक एनुअल, और उस 54 से आगे अल्टरनेट ईयर्स, यानी एवरी अदर ईयर, एक साल छोड़ के दूसरा साल वो मेमोग्राफी करवाएगी। ये न्यू रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो थी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। अब हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, देखो जिस तरह हमने देखा था कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी एसिम्टोमेटिक लड़कियों में की जाती थी, तो डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी सिम्टोमेटिक फीमेल्स में हम करते हैं, ठीक है ना। कॉमन सेंस है डेफिनेटली, इसलिए तो हम इसी को डायग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिम्टोमेटिक किस तरह के सिम्टम्स आ जाएँ, तो ब्रेस्ट लंप महसूस हो, ठीक है ना, ब्रेस्ट लंप महसूस हो, और फिर क्या महसूस हो, डिम्पल डिस्चार्ज कोई पेशेंट को फील हो, ठीक है, नज़र आए, ठीक है, ठीक है ना। ये सिम्टम्स सेल्फ असेसमेंट, ब्रेस्ट सेल्फ असेसमेंट में भी नज़र आ सकते हैं, या फिर कोई वुमन जाए स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, पहले अगर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में भी उसको कोई सिम्टम वो नज़र आ रहा है, तो फिर हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक तो सेल्फ एग्ज़ाम में ब्रेस्ट लंप नज़र आए, या निपल डिस्चार्ज नज़र आए, या फिर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, तो हम डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी की तरफ जाएंगे। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी देखो ये यूज़ करती है स्पेशलाइज्ड व्यूज़, जबकि स्क्रीनिंग के हमने कहा था क्रेनियोकॉर्डल व्यू, एमेलो व्यू। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के फिर स्पेशलाइज्ड व्यूज़ होते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट साइज़ ऑफ द लंप, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन ऑफ द लंप या ट्यूमर बोलो, प्लस उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू और लिम्फ नोड्स की भी हम इमेज लेते हैं, ठीक है। सराउंडिंग टिश्यू और लिम्फ नोड्स की भी इमेज लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम मेमोग्राफी के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है डेफिनेटली आप करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि यार ये होने क्या जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम पोजीशनिंग देखेंगे, ठीक है, ब्रेस्ट की पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर पोजीशन में एंटायर जो ब्रेस्ट है मस्ट बी इन द फील्ड ऑफ द एक्सरे, याद रखें, प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, एंटायर ब्रेस्ट मस्ट बी इन द फील्ड ऑफ द पोजीशन। उसके बाद ऑल फॉरेन बॉडी शुड बी रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट। इसका ये मतलब है कि कुछ लोग, लड़कियां हार पहनती हैं, कुछ लड़कियां निपल की पियर्सिंग कराती हैं, इस तरह की चीज़ें इन्होंने, स्पेशली पाकिस्तान में तो नहीं है, जो फ़ॉरेन उसमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अला वला किस्म की चीज़ें होती हैं, तो उसमें फिर जितनी भी फ़ॉरेन बॉडीज़ हैं वो रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्रेशन हमने पहले भी बताया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन क्या करता है, इट फ्लैटन्स द ब्रेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, और ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें फ्लैटिंग ऑफ द ब्रेस्ट करनी पड़ती है, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू कैन बी इमेजिन्ड एंड एग्जामिन्ड, एंड इट आल्सो रिड्यूसेस रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू हाथ में आता है, और इसमें कम होता है रेडिएशन एक्सपोजर भी, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपोजर सेटिंग्स, ठीक है ना, एक्सपोजर जो सेटिंग्स देखें हम, ठीक है ना, ठीक है ना। हमने क्या देखा, एक्सप्लेन किया पेशेंट को, पोजीशनिंग की, उसके बाद कंप्रेशन की, उसके बाद देखो एक्सपोजर सेटिंग, चौथा पॉइंट है ये एक्सपोजर सेटिंग्स। देखो ब्रेस्ट, कुछ जो फीमेल्स का ब्रेस्ट छोटा होता है, ठीक है, कुछ ब्रेस्ट का फिर कुछ फीमेल्स का फिर ब्रेस्ट बड़ा होता है। तो बुक में लिखा है कि आपने ब्रेस्ट साइज़ के हिसाब से रेडिएशन डोज को सिलेक्ट करना है,
ठीक है ना। ब्रेस्ट साइज के साथ रेडिएशन डोज शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ब्रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल पेशेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह फिर ईच ब्रेस्ट को हम क्या करेंगे सेपरेटली, पांचवी बात क्या है, ईच ब्रेस्ट को हम पास सेलेक्ट करेंगे सेपरेटली, इमेज करेंगे सेपरेटली और उसके 2 व्यूज़ लेंगे, वही एमएलओ सीसी व्यू फॉर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, जबकि मोर व्यूज़ हमें चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एग्जेजरेटेड सीसी व्यू बोलते हैं हम, उसके बाद एटीवी एक्सिलरी टेल व्यू बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, जिसको हम एक्सिलरी व्यू प्लस मैग्निफिकेशन व्यू में भी नीडेड फॉर डायग्नोस्टिक वन। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में हम एक्सिजरेटेड सीसी व्यू, एक्सिलरी टेल व्यू हम लेते हैं और मैग्निफिकेशन व्यू हम यूज़ करते हैं, जबकि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए हम एमएलओ और सीसी व्यू लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब मेमोग्राफिक साइंस हम देखते हैं। देखो हम एक पेशेंट का जब मेमोग्राफी करते हैं तो इसमें मेमोग्राफी में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो कि मलिग्नेंसी को शो करती हैं, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो बिनाइन डिजीज़ को शो करती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो कार्डिनल साइंस फॉर एग्जांपल एक ऐसा मास जो कि है विथ इल डिफाइंड बॉर्डर्स और स्पिक्यूलेटेड बॉर्डर्स, ठीक है, प्लस उसमें क्या है माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस लेस देन 0.5 मिलीमीटर से भी कम कैल्सिफिकेशंस हैं, तो ऐसा मास डेफिनेटली इज़ अ साइन ऑफ मलिग्नेंसी। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसी तरह फिर बिनाइन मास जो होता है, बिनाइन मास वो स्फेरिकल होता है। देखो ये एल डिफाइंड बॉर्डर्स हो गए, इसमें ये स्फेरिकल होता है और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं बिनाइन मास के, और फिर कैल्सिफिकेशंस होती हैं इसमें, बिनाइन मास में कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि बिनाइन में भी कैल्सिफिकेशंस होती हैं और मेलिग्नेंसी में भी कैल्सिफिकेशंस होती हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो याद रखो कैल्सिफिकेशंस इन बिनाइन आर डेफिनेटली डिफरेंट देन माइक्रो कैल्सिफिकेशंस ऑफ द मलिग्नेंट लेयंस। एक बात तो इनका साइज़ है, मलिग्नेंट में इनका साइज़ कितना होता है, यहाँ पे मैंने बताया लेस देन 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। Also देखो इन benign ones calcifications are number 1 rounded calcifications, number 2 larger, ये जो है माइक्रो है। देखो बिनाइन मलिग्नेंसी में ये माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं, बिनाइन में लार्जर कैल्सिफिकेशंस हैं, और ये क्या होते हैं कम होते हैं नंबर में, ठीक है। ये बिनाइन में कैल्सिफिकेशंस कम होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन कम होते हैं और राउंड से होते हैं, ठीक है। और फिर सेम डेंसिटी जितने भी होते हैं वो सेम डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये भी हो गया, और फिर पांचवा पॉइंट क्या हुआ, इट इन्वॉल्व मल्टीपल क्वाड्रेंट्स, ठीक है। हमें पता है कि ये ब्रेस्ट है तो इसके फिर क्वाड्रेंट्स हैं, ये अपर आउटर लोअर, फिर इसी तरह इनर अपर और इनर लोअर, इस तरह, ठीक है। तो बिनाइन के जो कैल्सिफिकेशन है वो मल्टीपल इन क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि माइक्रो कैल्सिफिकेशंस आर प्रोड्यूस ओनली इन लेफ्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट पे ये माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होते हैं मलिग्नेंसी वाले। बिनाइन कैल्सिफिकेशन सारे जगहों पे हो सकते हैं, बड़े होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है, और कम होते हैं नंबर में, ठीक है ना। अब जो मेमोग्राफी की बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या हैं, देखो पहली बात तो ये है कि ये एक स्क्रीनिंग है फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा कि सर्विलेंस ऑफ ब्रेस्ट फॉलोइंग लोकल एक्ससिजन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सर्विलेंस ऑफ द ब्रेस्ट के लिए भी हम मेमोग्राफी यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वुमन को कैंसर हमने एक्ससिजन किया हुआ है तो उसके बाद भी हम मेमोग्राफी कर सकते हैं कि सर्विलेंस यानी उसको देखते रहने के लिए कि यार कहीं ये स्प्रेड तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ठीक है। एक बार एक्ससिजन हम करें, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये एक्ससिजन किया तो उसकी सर्विलेंस के लिए भी हम मेमोग्राफी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ लम्पी ब्रेस्ट, ठीक है ना, अगर कोई लंप वगैरह तो नहीं है। और नो रेडिएशन रिमेन्स इन बॉडी आफ्टर एक्सरे, क्योंकि हम लो डोज यूज़ करते हैं तो नो रेडिएशन रिमेन्स इन द पेशेंट्स बॉडी आफ्टर एक्सरे, ये भी एक फ़ायदा है। रिस्क्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मेमोग्राफी, ठीक है।
अब देखो मेमोग्राफी जो है वो फूल प्रूफ तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब देखो ये पहली बात तो ये है कि मेमोग्राफी एक पाकिस्तानी जो मुसलमान औरतें हैं उनके लिए एक मुश्किल टास्क है ये, ठीक है। पहली बात तो ये 0 नंबर पे ये बात है, ठीक है। शेम वगैरह शर्म आती है उनको, ठीक है। ये अगर कोई काफिर वगैरह करें तो वो अलग बात है, उनके लिए मसला नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो कि जो दूसरी लिमिटेशन है वो पेन है एंड एनजाइटी है ड्यू टू कंप्रेशन। हमने कंप्रेस किया हुआ होता है ना इसको, ऐसे क्या इसकी वजह से पेन हो सकता है। रेडिएशन बर्डन इन केस ऑफ जो फिर रेडिएशन बर्डन होता है इन केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स के केस में। मतलब ये है कि एक औरत है, उसने, इसका क्या मतलब रेडिएशन बर्डन का, इसका मतलब ये है कि अगर एक औरत है वो डर गई है कि उसके ब्रेस्ट में कोई कैंसर है या लंप है, वो एक मेमोग्राफी करवाती है, तो जब मेमोग्राफी करवाती है तो कुछ भी नहीं निकलता फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी नहीं निकलता। ये तो फिर सही है, कुछ भी नहीं निकलता, तो उस केस में फिर वो जरा इनकी जिगने गुजुग की तरह सूझते रही, फिर वो फिर रेडिएशन बर्डन का एक उसके जहन में सवार होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ लेस इंफॉर्मेटिव बिलो 35 ईयर्स। देखो मेमोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोग्राफी इज़ लेस इंफॉर्मेटिव बिलो 35 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू मोर ग्लैंडुलर होता है 35 से नीचे पहले, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू ग्लैंडुलर होता है, इससे क्या होता है, अगर ग्लैंडुलर हो तो इट इज़ डिफ़िकल्टी होती है इंटरप्रेट करने में, ठीक है। और याद रखो ग्लैंडुलर टिश्यू रेडियो सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू इज़ रेडियो सेंसिटिव, इसलिए ये क्या होता है, ये लेस इंफॉर्मेटिव होता है 35 से ये नीचे। क्यों? क्योंकि उसका आंसर ये है कि ब्रेस्ट टिश्यू ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। ठीक है, अब अगर ये रेडियो सेंसिटिव होता है तो क्या एक फ़ीमेल 35 साल से कम एज की लड़की का हम चेस्ट एक्सरे वगैरह करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये एक डिप्रेसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो उसके पॉइंट है इसमें रिस्क एंड लिमिटेशंस ऑफ मेमोग्राफी पढ़ रहे हैं ना हम, तो स्मॉल ब्रेस्ट हो या मेल ब्रेस्ट हो तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है परफॉर्म करने में मेमोग्राफी, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। इसी तरह जो मेमोग्राफी इन फाइब्रस डेंस ब्रेस्ट, इसमें फिर भी इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। मेमोग्राम्स इन फाइब्रस और डेंस ब्रेस्ट कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रीट ड्यू टू ऑब्सक्योर्ड डिटेल्स, ठीक है ना। फाइब्रस डेंस ब्रेस्ट हो तो इसमें भी इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, उसके बाद छठा पॉइंट है कि इफ़ पॉजिटिव मेमोग्राम्स, ठीक है, ठीक है ना। देखो अगर एक मेमोग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर हमने एडिशनल टेस्टिंग करवानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी, FNAC करवानी होती है, ट्रू कट करवानी होती है, या फिर बायोप्सी ओपन सर्जिकल बायोप्सी हमने करनी होती है अगर मेमोग्राम पॉजिटिव आए तो, ठीक है। मेमोग्राम पॉजिटिव आए तो FNAC, ट्रू कट या फिर ओपन सर्जिकल बायोप्सी, ठीक है ना। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कैट डिटेक्ट इन्वेसिव कार्सिनोमा, याद रखें। मैंने क्या कहा कि जो मेमोग्राफी है इट कैन नॉट डिटेक्ट ऑल कैंसर्स, ठीक है। यानी कि मेमोग्राफी हर कैंसर को नहीं पकड़ती। फॉर एग्जांपल ले लो, इवन इन्वेसिव कार्सिनोमा को भी ये मेमोग्राफी नहीं पकड़ पाती, ठीक है। याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्वेसिव कार्सिनोमा, पहली बात, मेमोग्राफी कैन नॉट डिटेक्ट ऑल कैंसर्स, मतलब एक पेशेंट का मेमोग्राफी क्लियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेमोग्राफी हर कैंसर को तो पकड़ नहीं सकती ना, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ले लो, इन्वेसिव कार्सिनोमा को ही मेमोग्राफी नहीं पकड़ पाती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, नॉट ऑल ट्यूमर्स फाउंड बाय मेमोग्राफी कैन बी एक्यूट, ठीक है ना। तो मेमोग्राफी कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो पकड़ भी जाते हैं, मेमोग्राफी में पकड़ में आते हैं, जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के जैसे नहीं होते, ये तो पकड़ में ही नहीं आता। तो जो पकड़ में आते हैं उनमें से भी ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि इलाज के उनमें से फिर कुछ ऐसे भी हैं जो इलाज जिनका हो जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनका हम इलाज नहीं कर पाते, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब ऐसे कैंसर जिनका हम इलाज नहीं कर पाते हैं तो फिर मैमोग्राफी करवाने का उसमें फ़ायदा भी नहीं है। क्या ख्याल है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट की ने एक गाइड बनाया हुआ है किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोस्टिक रूटीन के लिए, ठीक है ना। तो देखो अब उसमें फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरीज हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम देखते हैं बायरेट्स असेसमेंट, इनको हमने क्या कहा है, बायरेट्स असेसमेंट कैटेगरीज का है, ठीक है। अब कैटेगरी 0, इट नीड्स एडिशनल इमेजिंग एवेल्यूएशन, ठीक है। अगर पेशेंट कोई फॉल करता है कैटेगरी 0 में तो इट नीड्स एडिशनल इमेजिंग एवेल्यूएशन। फिर कैटेगरी 1 इज़ नेगेटिव, ठीक है। कैटेगरी 2 इट इज़ बिनाइन फाइंडिंग, ठीक है, यानी कि नॉन कैंसरस, ठीक है। फिर कैटेगरी 3 बिनाइन फाइंडिंग प्रोबेबली, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल फॉलोअप सजेस्टेड, इसको हम फिर शॉर्ट इंटरवल फॉलोअप सजेस्ट करते हैं अगर कैटेगरी 3 में पेशेंट फॉल कर जाए। कैटेगरी 4 चोर सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, चोर है ना, 4 चोर सस्पिशियस, चोर ही तो सस्पिशियस होता है, सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी बायोप्सी इज कंसिडर्ड, ठीक है ना। बायोप्सी कंसिडर करते हैं चोर के लिए, चोर की डंडिंग करते हैं, ठीक है, तो बायोप्सी इज कंसिडर। अगर कैटेगरी 5 है हाईली सजेस्टिव ऑफ मलिग्नेंसी, एक्शन नीडेड अप्रोप्रिएट, एक्शन नीडेड, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन हमें करना होता है। फिर कैटेगरी 6 नॉन कार्सिनोमा, अप्रोप्रिएट एक्शन, इसमें भी वही शुड बी टेकन, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है, बायरेट्स क्लासिफिकेशन है, बायरेट्स असेसमेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है।